बेटे इसमें लर्निंग आउटकम जो हैं वो हमारे पास दे आर अ बिट डिफरेंट टाइप की हैं। ये हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर, पहले उसके एनर्जी उसने फोकस किया, फिर उसने फोकस किया वर्क के ऊपर। तो हम क्योंकि पढ़ाते हुए दूसरी तरीके से पढ़ा रहे थे, हम पहले ये देखते हुए अगर हमारे पास लाइक, अब देखो पहले उसने एनर्जी को फोकस किया हुआ, इसके अंदर भी mgh वगैरह बता दें, एनर्जी स्टोर्ड एज काइनेटिक या पोटेंशियल, फिर वर्क को, फिर एनर्जी सोर्सेस को, और दूसरे के अंदर भी इस तरह, उसको बाद में हम देख लेंगे। तो बेटा मैं थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करने लगा। हम स्टार्टिंग विद वर्क, देन वी कम टू एनर्जी एंड देन पावर, ठीक है। इन कवर उसमें सारा कुछ ही हो रहा होता है। सो फर्स्ट लर्निंग आउटकम हियर इज व्हाट इज मेंट बाय वर्क। पहली चीज बेटे, वर्क हो ही नहीं सकता जब तक एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी होती है तो हमारे पास कैपेबिलिटी होगी हमारे पास काम करने की, वर्क करने की, तभी वर्क हो सकता है, अदरवाइज वर्क हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? वर्क करने के लिए लाजमी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई चीज डिस्प्लेस करती है या डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब किसी पर फोर्स अप्लाई की जाए और वो डिस्टेंस ट्रेवल करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन तभी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है वर्क हो ही नहीं सकता जब तक एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब एनर्जी होगी तो हम वर्क करेंगे, अगर एनर्जी होगी तो हम वर्क करेंगे, तो वो हमारी इनपुट एनर्जी जो है आउटपुट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म अनटिल अनलेस वी डू वर्क ऑन इट। हम वर्क करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, suppose if we take an example of this is any smooth surface and this is a block which is placed on it। ठीक है, अब बेटे दिस ब्लॉक इज इनिशियल इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट में, तो इट विल कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट कैन नॉट कम इनटू मोशन अनटिल अनलेस नो एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सपोज अब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये वाला, इट मींस दिस फोर्स विल बी द रिजल्टेंट फोर्स बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, और ये यहां से मूव करके, सपोज आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी दिस इज वाज इट्स इनिशियल पोजीशन, यहां से मूव करके इट रीचेस टू दिस, कि यहाँ था, यहाँ से फोर्स अप्लाई किए, मूव करना शुरू हो गया बेटा टुवर्ड्स राइट साइड पे, मूव करते 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 करते, सपोज आफ्टर सम टाइम इट रीचेस एट दिस पोजीशन, यहाँ पे पहुंच गया। ये वही फोर्स लग रही है आपके सामने। ठीक है, और इसका मतलब ये अब इसने हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इन्हें डिफाइंड डायरेक्शन किया, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं वैसे। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे पास देखें तो ये इसने ये जो ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम इस फोर्स को इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन हुआ है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर हम पे लिख सकते हैं कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं और चीज मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, इफ फोर्स इज applied to an object and it travels in the direction of force, then work is said to be done। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन। अब इसका मतलब आप डिफाइन किस तरह करोगे? जब भी डिफाइन का वर्ड यूज होता है फिर उसमें किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को हमने रेफर करना होता है, उसको हमने वर्ड्स फॉर्मेट में लिखना होता है। इसका मतलब है इफ आई मल्टीप्लाई दिस फोर्स विद दिस डिस्टेंस, या ज्यादा अप्रोप्रिएट, अगर ए लेवल में हम डिस्टेंस लिखे ना बेटे वो गलत होता है, तो displacement is more appropriate word here rather than to write distance in the direction of force. So we can write this one, this is a product of force
and displacement traveled in the direction of force. Product of force and displacement travel in the direction of force's work. ठीक. Symbol which we use for this one, this is represented with capital W. Although weight के लिए भी हम capital W ही use करते हैं, इसके लिए भी हम capital W ही use कर रहे हैं. फॉर्मूला जो हम इसके लिए यूज करते हो, W equals to product of force and distance travel in the direction of force. ठीक है. तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो इसका मतलब है हमारे पास ये डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन एफ फोर्स हो गया बेटे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डी. ऑल्टो डिस्प्लेसमेंट हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओ लेवल के स्टेटमेंट डी से लिखा हुआ है, मैं डी ही लिख रहा हूँ बेटे. ठीक है. दिस इज डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. उसके बाद इसका यूनिट्स क्या होते हैं. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी, स्केलर है ये. यूनिट्स इसके बेटे हमारे पास फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, distance या displacement measured is meter, Newton meter. Yeah, we can also call this is Joule. सही प्रोनाउंसिएशन जूल है इसकी, क्रॉस जूल नाम उसकी माँ ने रखा था. हम जूल इसलिए बोल रहे होते हैं ताकि स्पेलिंग वगैरह आप लोगों को याद हो. सो इट मींस कि 1 जूल जो है दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन टाइम्स 1 मीटर, क्योंकि एफ डी होता है ना, फोर्स इज 1 न्यूटन and distance या displacement traveled in the direction of force is 1 meter, then work done is equal to 1 joule. Or physical significance, this is a scalar quantity, although it is a product of two vector quantities. And why it is scalar, this is beyond our syllabus, लेकिन basically याद रखना ये scalar category में आता है, scalar quantity है. Dependence इसकी जो होगी बेटे, now it depends on two factors. One is the force and other one is the displacement travel in the direction of force. The first factor जिस पे dependent है, this is the force. ठीक है. तो वर्क जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन फोर्स फॉर कांस्टेंट नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट, फॉर कांस्टेंट नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट. ठीक. नाउ बेटे मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली पोर्शन है. नाउ इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायरेक्टली पोर्शन and you have to sketch a graph in between them, then it must be a straight line from the origin. This is force in Newton along vertical axis. Yeah, this is a work in Joule along vertical axis. This is a force in Newton along horizontal axis. Now, if you sketch a graph in between them, because directly portion of the graph will be a straight line from the origin. Now, if you take gradient here, ग्रेडियंट इस ग्राफ का हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा, ग्रेडियंट क्या होता है y ओवर x, तो w ओवर f हो गया. अब यहाँ पे देखो अगर w को f को w के नीचे ले जाए तो किसके बराबर आ रहा है d के, तो दिस इज इक्वल टू d. व्हाट d इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. तो अगर इसका आप ग्रेडियंट लेते हो, ग्रेडियंट इक्वल्स टू w ओवर f है, एंड दिस डिफाइंस द डिस्प्लेसमेंट. एंड दिस डिफाइंस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, डिफरेंट एग्जांपल क्वेश्चंस होंगे. इसी एक डिपेंडेंस पे 4-5 क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल इसमें से एक ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन भी हैं. अब सपोज करते हैं कि हमारे पास यही हमारे पास एक है, जिस ना ऑब्जेक्ट जिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन की बेटे, and it also experienced a backward force which we call frictional force. ठीक है.
फ्रिक्शनल फोर्स भी इस पे लग रही है, और सपोज उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 4 न्यूटन, ये हो गया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग विद हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन, यहाँ पे वही लग रही है। On the displacement which is traveled in the direction of force, yeah, in the direction of resultant force, this is also given to us, which is suppose 10 meter. अब उसने पूछा हुआ हम आपसे कैलकुलेट करें वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, थर्ड इज वर्क डन बाय अ रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो सारी जो है डिपेंडेंस फोर्स के ऊपर पड़ा। अच्छा, अब फर्स्ट केस के अंदर अगर आप देखते हो कि हमारे पास वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, बेटे अप्लाइड फोर्स इज दिस वन, ये तो अप्लाइड फोर्स हमेशा एक्शन फोर्स होती है, ये तो रिएक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स है ये तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फॉर्मूला होगा W इक्वल टू एफ डी, force here, this is applied forces of 20 Newton, displacement is 10, 20 times 10, this is 200 joule. सेकंड में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स ये है बेटे, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट है तभी वर्ड अगेंस्ट का यूज हुआ है। यानी इस 20 न्यूटन में से मैं कह सकता हूं 4 न्यूटन जो है दिस इज एक्टिंग अगेंस्ट फ्रिक्शन, and 16 Newton is the resultant force due to which it is accelerating towards right side. ठीक है, it is accelerating towards right side due to this 16 Newton. तो 4 न्यूटन क्या इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट लग रहा है, अगेंस्ट। तो हमारे पास जो फोर्स कही होती है फ्रिक्शन फोर्स कही है, तो फ्रिक्शन फोर्स के लोगे बेटा, अप्लाइड फोर्स की तो अप्लाइड फोर्स ही लोगे। बाय का मतलब है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि एंगल आ रहा होता है वो हम एंगल इस लेवल पे नहीं करते, लेकिन है यही मतलब। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। और अगर हम अगेंस्ट का वर्ड यूज करते हैं तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन। तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, हम फ्रिक्शन फोर्स को लेंगे एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 10, आंसर इज 40 जूल। लास्ट पार्ट में क्या मांगा उसने, वर्क डन बाय अ रिजल्टेंट फोर्स, फिर क्या बाय, इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन अगेन नाउ। अच्छा, अब इस केस में बेटा हमने रिजल्टेंट फोर्स लेनी है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फॉरवर्ड फोर्सेस ऑफ 20, बैकवर्ड फोर्सेस ऑफ 4, डिस्प्लेसमेंट हियर इज 10, 160 जूल। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो दैट वाज प्रीटी सिंपल या प्रीटी इजी। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बेहतर पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 आ गया, उसने कहा हुआ हमारे पास अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ 5 kg ऑब्जेक्ट initially at rest in the direction of force as shown in the graph. Calculate
work done by a resultant force। अब हमारे पास बेटे ग्राफ गिवन है, वर्टिकल एक्सिस में उसने हमारे पास फोर्स वेलोसिटी दे दी हुई है हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम दिया हुआ है हमारे पास। ग्राफ जिसका बन रहा है वो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। और जो हमारे पास उसने वैल्यूज हमें दे दी हुई है, सपोज यहाँ पे एक ये वाली वैल्यू होगी और एक ये भी चलेंगे, ठीक है। दिस वैल्यू इज पोज दिस वैल्यू इज 50 एंड अदर वैल्यू दिस इज 20। ये आंसर बताओ क्या होगा, 50 होगा या 20 होगा, व्हाट शुड बी द आंसर। अब जितना आपने पहले पढ़ा वो चीजें सारी अप्लाई होनी है, बट नेक्स्ट में लाजमी अप्लाई करनी होती है मैंने। और कैमरे में एक पार्ट जो होता है, दूसरा पार्ट उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बेटे इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो उसने कह दिया हुआ है अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ 5 मैथ दे दिया गया है, इनिशियली एट रेस्ट में था, और वैसे भी देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 0 से स्टार्ट कर लिया, ये लो रेस्ट से स्टार्ट हो गया। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी वो कह रहा है, कैलकुलेट वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। अब फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ डी। अब एफ किसके कहाँ से आएगा, वो तो गिवन है नहीं। तो एफ के लिए आप क्या करोगे, आप एफ के लिए अप्लाई करते हो एम ए, एफ इक्वल एम ए होता है ना। और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, अब अच्छा एम तो है हमारे पास गिवन है, ए कहाँ से आएगा, इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा एक्सलेशन दे। और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, इस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ, ये जो हमारे पास आ रहा है दिस विल डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास चीज आ रही है ये वाली, ये सारी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी, ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है, एरिया जो आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास इसको क्वेश्चन करने के लिए ऑल्दो डायरेक्ट भी किया है, लेकिन हम स्टेप वाइज अगर इसको मैं रिफाइन करूं तो पहले पार्ट में तो हमने एक्सलेशन निकालनी है। अब एक्सलेशन क्या होगी, इस ग्राफ का ग्रेडियंट है। अब एक्सलेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, 50 - 0/20 - 0 किया, तो ये हमारे पास एक्सलेशन की वैल्यू आ गई विच इज 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि मैथ की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे, मैथ इज 5, एक्सलेशन कितनी है, दिस इज 2.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटे 12.5 हो गया। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक्सलेशन निकल गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, एरिया अंडर ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ, and if you take area under graph, since we are having a triangle, this is half times base कितनी है बेटे हमारे पास, this is 20 टाइम्स हाइट होती है। अब हाइट कितनी है हमारे पास, दिस इज 50, ठीक है। तो 50 टाइम्स 10 500 हो गया। अब हमने बेसिकली क्या निकालना है, वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करो, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। तो वर्क किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू एफ डी। नाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हियर विच इज 12.5 एंड डिस्प्लेसमेंट हियर इज दिस इज 500। तो बेटे ये आ जाएगा 12 5 से 60 होता है, 62.50, ठीक है 62.5। अच्छा अब पेपर में देखो, पेपर में तो सिर्फ इतनी चीज मांगी पूछी हुई थी, अब ये आपने खुद उसको सोचना था, क्योंकि एफ डी ही लगना है, एफ रिजल्टेंट फोर्स है, डी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। हाउ यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ एंड हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ डी, यू शुड नो ऑल दिस। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। अब सपोज करते हैं बेटा हमारे पास के
ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन मीन विच इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल बना रहा है ना ये वाला, विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये एंगल। तो इस प्लेन को हम इंक्लाइंड प्लेन, या समझ लो कि ब्रिज के ऊपर या एक वेज के ऊपर आप चढ़ रहे हो। इसकी ये वाली डायमेंशन हमारे पास गिवन है, that this is 4 meter है, and this dimension is also given to us, which is 3 meter. This is 4 meter and this is 3 meter. Now let this point is A and this point is B. There's a block here. ठीक है. Let the mass of this block is given to us. This is 2 kg. And you are exerting a force on it. Let this is a forward force which is of, suppose करते हैं, let this is 60 Newton. Now this question is about an A star grade question actually. And it also experiences a backward force which is actually the frictional force. ठीक है? Which is actually a frictional force. Let the magnitude of this frictional force, which I suppose here is 10 Newton force. ठीक है? Okay. अब हमारे पास ये चीजें गिवन है, हमारे पास साइड ए बी नहीं गिवन है बेटे, ये गिवन थी, ये गिवन थी। और चलें उसने रेफरेंस के लिए हमारे पास ये भी उसने एंगल भी मार्क कर दिया हुआ है, ये वाला, कि दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। उसने हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ द पाथ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी पाथ क्या होगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट बी के अंदर उसने क्या, वेट ऑफ 2 kg ब्लॉक, वेट ऑफ 2 kg ब्लॉक। थर्ड पार्ट के अंदर कैलकुलेट वर्क डन, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, वर्क डन, ठीक है। पहले पार्ट में बाय एन अप्लाइड फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन या अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एंड थर्ड इज अगेंस्ट वेट या अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ, ठीक है। लो अब ये क्वेश्चन है, अब बेटे अगर आप इसमें फोकस करते हो फर्स्ट पार्ट के ऊपर ही, अब इसका मतलब है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल थी। इफ इट्स टू डायमेंशंस गिवन टू अस, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो थर्ड कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, तो वी कैन राइट ए बी साइड किसके बराबर होगी, दिस इज 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का भी स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट भी यहीं पे ले लेते हैं। तो 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट लिया तो दिस इज 5 मीटर। नेक्स्ट में वेट ऑफ द ब्लॉक, अब वेट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है W इक्वल्स टू एम जी है, W इक्वल्स टू एम जी। अब W इज एज सच, मैथ हमारे पास कितना 2.0, जी की वैल्यू किसके बराबर 9.81, तो कितना हो गया, दिस इज 19.6। थर्ड पार्ट नाउ, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, जी बेटे अब क्या होगा इसका,
यहाँ पे अब डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी हुई है, हमने डेफिनेशन पढ़ी है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कितनी लग रही है 60, डिस्प्लेसमेंट क्या है इन द डायरेक्शन ए से बी की तरफ राइज कर रहा है ना, इट मूविंग फ्रॉम ए टू वन डायमेंशन ए बी इज कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज एक्चुअली 5 मीटर नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफ डी, और डिस्टेंस कौन सा है वो ए बी लेना है बेटे, ए और बी तक, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द डायरेक्शन फोर्स है। तो दिस इज 60 टाइम्स 5, 6 5 30, 300 जूल, बिल्कुल ठीक हो गया बेटे। अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स क्या है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स हमने लेनी बेटे, और फ्रिक्शनल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी ट्रेवल हो रही है, ए से बी पाथ पे, ये वाला ही। तो अब क्या कर रहे हो, इस 10 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस इज 15 और करेक्ट है, 10 टाइम्स 5 50 जूल हो गया। लास्ट पार्ट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। बेटे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, अब इसको अगर आप देखते हो तो हमारे पास, अब ब्लॉक हमारे पास जहां जहां पे भी है, अगर ब्लॉक बेटे हमारे पास इस जगह पे था शुरू के अंदर, तो इसकी हाइट कितनी है, वेट इसका, इसमें फोर्सेस लग कौन सी रही है, इसके फोर्स जो लग रही है वो वेट लग रही है। अब हम दूसरी फोर्सेस कंसिडर नहीं करनी, ये भी नहीं कंसिडर करने की जरूरत हमें, हमें ये भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि इसका वेट जो है दिस एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 19.6। अब ये अगर यहाँ पे है तो हमारे पास इसने कितना डिस्प्लेस किया है, ये बेटा इसकी इतनी हाइट आई थी, ये मूव करके आगे जाता तो हाइट ये हो जाएगी, आगे जाता तो हाइट ये हो जाएगी। तो जो चीज डिस्प्लेस की जा रही है वो हाइट है बेटा यहाँ पे, ये अपवर्ड हाइट गेन करते जा रहे हैं। तो जब बी पॉइंट पे पहुंचे तो कितना डिस्प्लेस किया, कितनी हाइट गेन की है, 30 मीटर। अब देखो वर्ड कौन सा यूज हुआ, अगेंस्ट। मैंने कहा था अगेंस्ट में क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल होगी दे मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ये था, डिस्प्लेस उस डायरेक्शन में कर रही थी। अगेंस्ट फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन इधर लग रही है, चीज ऊपर मूव कर रही है। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल है, वेट क्या है, ग्रेविटेशनल पुल इज वेट, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, और हमारे पास हाइट ये आ रही है, डिस्प्लेसमेंट ये आ रही है। तो इस केस में हम जो लिखते हैं, दिस इज वेट क्या हो जाएगा हमारे पास बेटे, वो एम जी हो गया ना। अब ग्रेविटेशनल पुल ये है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट एज डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 2 टाइम्स 9.81, तो 9.81 9.8 लेते हैं वो लेवल्स में, 9.8 एंड टाइम्स हाइट इज 3 मीटर। ठीक है, तो 58.8 जूल है। इस क्वेश्चन को और बेहतर बनाया जा सकता है, फर्दर ए स्टार में लेके जाऊं, वर्क बाय रिजल्टेंट फोर्स अगर कर लें तो वो चलें, लेकिन अभी तक इतना ही बहुत है। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटे, या अभी सारी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटे, देखो फोर्स के ऊपर सिर्फ करा रहा हूँ, फोर्स है। और याद रखना है डेफिनेशन में क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे ही फोकस करते जा रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास आ गया, सपोज करते हैं कि दिस इज अ ग्राफ विच इज गिवन टू अस, ये वाला हो गया, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास सपोज टाइम गिवन है, दिस अ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, दिस अ टाइम इन सेकंड, और ये हमारे पास ग्राफ क्या बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है। ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज 80 के, ये किसके बराबर है, दिस इज 4 के। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास एग्जामिनर ने वर्ड जो यूज किया उसने कहा कैलकुलेट वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक अप्लाई की जा रही ना,
अभी तो जाके वेलोसिटी जीरो को अप्रोच कर रही है बेटे। ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय अ ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है? दैट इज ऑलवेज वर्क डन, वर्क डन which represents the loss of kinetic energy। ठीक, अच्छा। अब इस केस में अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया इसलिए मैंने दोबारा यही क्वेश्चन कर दिया। बेटे वर्क डन के लिए एफ डी फॉर्मूला होता है। एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स कैसे आनी है? एम, मैथ गिवन है, इसका मैथ गिवन नहीं था, चले मैथ हम यहाँ लिखते हैं। इस मैथ इज, मैथ ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। दिस इज फोर्स 150 किलोग्राम। अब ये जो सारा एरिया आ रहा है, ये एरिया तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल हो रही है वो है ये सारा। तो इसको हम अब डायरेक्ट ही करेंगे। तो जब भी वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्वेश्चन कराने का मेन ऑब्जेक्टिव ये कि पता चल जाए। तो वर्क किसके बराबर होगा बेटे? दिस इज एफ डी। एफ किसके बराबर है? एम ए डी। मैथ एस एच हो गया। एक ऐसे आएगा इस ग्राफ का ग्रेडियंट लेंगे, और डी कैसे आएगा? एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। तो mass here is this is 150। gradient ग्राफ का लेते हो, दिस इज 80 माइनस 0। आई शुड मेंशन 0 0 here, ठीक है। ओवर 4 minus 0, and area under graph is half sum of parallel side, sorry, triangle है ये तो, half times base। base here is this is 4, height is 80। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो बेटे हमारे पास दिस इज फर्दर 480, 4.80 टाइम्स 10 टू रेस पर 5 जूल। बात क्लियर होगी? तो ये सारे मैंने जितने चार चार पांच क्वेश्चन करवाए हैं वो सिर्फ डिपेंडेंस फोर्स पे थी। और फोर्स क्या थी? वर्क क्या? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।